तो बातचीत की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं जिस पर अक्सर बहस होती है। ज्यादा पैसा कहाँ बनता है, भारत में या अमेरिका में? एक तरफ है भारत की, आप देखिए, जबरदस्त 6-7% की जीडीपी ग्रोथ, मतलब एक तूफानी रफ्तार वाला बाजार। और दूसरी तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे स्थिर इकोनॉमी। हमारे हाथ में जो जानकारी है वो इसी सवाल की परतों को खोलती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ निफ्टी बनाम S&P 500 की लड़ाई नहीं है ना। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निवेश से जुड़े हर ज़रूरी पहलू को टटोलेंगे। जैसे, क्या एक युवा को पहले अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए या छोटी उम्र से ही निवेश की आदत डालनी चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन से निवेश के तरीके भारत के माहौल में ज़्यादा कारगर हैं? रियल एस्टेट, जिसे हमारे यहाँ सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्या वो सच में स्टॉक से बेहतर है? मतलब अगर कोई अपने पैसों को लेकर कंफ्यूज रहता है कि इनका क्या करें, तो आज की ये बातचीत बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इस जानकारी के भंडार में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि भारत में वेल्थ बनाने का रास्ता अमेरिका से अलग और शायद ज्यादा रोमांचक क्यों हो सकता है। शुरुआत करते हैं उस एक गलती से जहां ज्यादातर नए निवेशक, आप कह सकते हैं कि, फिसल जाते हैं। गलत उम्मीदें। ऐसा सोचना कि स्टॉक मार्केट में घुसते ही 18-20% का रिटर्न मिलने लगेगा। हाँ, हर महीने। हमारे पास जो डेटा है वो बताता है कि सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिनसे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, वो किसी बड़े आईपीओ के आने पर खुलते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का एड्रेनलिन रश है, बाजार की तेजी में बह जाने जैसा। लेकिन इससे जिंदगी बदलने वाला पैसा नहीं बनता। और यही अधूरी समझ एक और बड़ी गलती करवाती है। कौन सी? जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, लोग घबराकर अपनी SIP बंद कर देते हैं, ठीक उसी वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल उल्टा करते हैं। इसीलिए हमारी रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे निवेश शुरू करने से पहले अपनाना जरूरी है। इसे सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं बल्कि फ्रीडम फ्रेमवर्क कहा गया है। फ्रीडम फ्रेमवर्क, ये सुनने में काफी ताकतवर लगता है। मतलब ये सिर्फ सुरक्षा से ज्यादा है ना? हाँ, यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। इसमें 3 चीजें हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस, ताकि आपके न रहने पर परिवार को आर्थिक सहारा मिले। ठीक है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कोई बड़ी बीमारी आपकी सारी बचत न खा जाए। बिल्कुल जरूरी। और तीसरा, जो सबसे अहम है, एक इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने के घर खर्च के बराबर पैसा जो आसानी से निकाला जा सके। दिलचस्प बात यह है कि ये फ्रेमवर्क आपको पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि बिना डर के साहसी करियर निर्णय लेने की आजादी देने के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इमरजेंसी फंड है तो मैं उस नौकरी को छोड़ने का जोखिम उठा सकता हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करता, या शायद कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच सकता हूँ। बिल्कुल। ये पैसे की सुरक्षा से ज्यादा दिमागी आजादी की सुरक्षा है। बिल्कुल सही। ये आपको मजबूरी में लिए जाने वाले फैसलों से बचाता है। और यहीं से हम अपने अगले बड़े सवाल पर आते हैं जो हर युवा को परेशान करता है। मान लीजिए महीने के अंत में 10,000 रुपए बचते हैं। उसे किसी इंडेक्स फंड में लगा दें या कोई नया कोर्स करके अपनी स्किल बढ़ाएं। हाँ, ये एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ कंपाउंडिंग की ताकत है जो कहती है जल्दी शुरू करो, दूसरी तरफ अपनी कीमत बढ़ाने का तर्क है। इस पर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? यहाँ 2 अलग-अलग विचारधाराएं साफ दिखती हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जब तक आपकी महीने की कमाई मान लीजिए 1 लाख रुपए तक ना पहुंच जाए, तब तक निवेश के बारे में भूल जाइए। बिल्कुल। हाँ, आपका पूरा ध्यान अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। उन 10,000 रुपयों को AI, डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसी कोई नई स्किल सीखने में लगाइए। एक लेख में तो ChatGPT का उदाहरण भी दिया गया था। अच्छा। हाँ, कि कैसे वो आपकी प्रोफाइल समझकर आपकी कमाई बढ़ाने का एक पूरा एक्शन प्लान बना के दे सकता है। लेकिन सिर्फ आदत बनाने के लिए 500 या 1,000 रुपए का निवेश, क्या ये एक तरह का झूठा दिलासा नहीं है? क्या इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इतने छोटे अमाउंट से असल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और शायद वो पैसा कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही दूसरी विचारधारा का काउंटर आर्गुमेंट है। वो कहते हैं कि 500 रुपए का निवेश आपको अमीर नहीं बनाएगा। ये सच है। हाँ। लेकिन ये आपसे एक बहुत जरूरी काम करवाएगा। निवेश करने की आदत डालेगा। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव को छोटी रकम के साथ झेलना सिखाएगा, है ना? एक तरह की ट्रेनिंग। बिल्कुल। ये आदत तब बहुत काम आएगी जब आपकी कमाई 1 लाख से 5 लाख महीना हो जाएगी, क्योंकि पैसिव इनकम का पूरा खेल आपकी एक्टिव इनकम और बचत दर पर ही टिका है। अच्छा। बिना एक बड़े कॉर्पस के पैसिव इनकम बस एक सपना है। तो फंडा ये है,
कमाई बढ़ाना प्राथमिकता है, पर आदत बनाने के लिए छोटी शुरुआत करना नुकसानदायक नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कमाई बढ़ गई और फ्रीडम फ्रेमवर्क भी अपनी जगह पर है। हाँ जी। अब असली पैसा लगाने की बारी आती है। जी कम रिस्क वाले विकल्पों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। एफडी बनाम बॉन्ड्स, ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहती है। देखिए, एफडी का तो हम सबको पता है, सुरक्षित है लेकिन रिटर्न भी कम है, आजकल लगभग 7-8%, और उस पे भी टैक्स लगता है। और गारंटी भी है 5 लाख तक की। हाँ, 5 लाख रुपए तक की रकम पर डिपॉजिट इंश्योरेंस की गारंटी होती है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जो 10-11% तक का यील्ड यानी रिटर्न दे सकते हैं। एक मिनट, कई लोगों के लिए बॉन्ड शब्द थोड़ा डरावना या जटिल हो सकता है। अच्छा, आसान भाषा में ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि आप किसी बड़ी कंपनी को लोन दे रहे हैं। ओके। और वो कंपनी उस लोन के बदले आपको हर साल ब्याज देती है। इसमें भी सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, जहां कंपनी लोन के बदले कोई संपत्ति जैसे कोई बिल्डिंग या फैक्ट्री गिरवी रखती है। अच्छा, तो एक तरह की सिक्योरिटी है। हाँ, इससे अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाती तो उस संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाता है। तो फिर इसमें रिस्क क्या है? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो लोग एफडी क्यों करवाते हैं? रिस्क है डिफॉल्ट का, यानी कंपनी का दिवालिया हो जाना। हालांकि इसकी संभावना कंपनी की रेटिंग पर निर्भर करती है। डेटा बताता है कि अच्छी ए रेटिंग वाले बॉन्ड्स में डिफॉल्ट की संभावना सिर्फ 1.5% के आसपास होती है और बीबीबी रेटिंग वालों में करीब 2.5%। तो बहुत कम है। हाँ, कम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले बॉन्ड्स में कम से कम 10 लाख रुपए लगाने पड़ते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप 10,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसने इसे आम निवेशकों की पहुंच में ला दिया है। ठीक है, तो बॉन्ड्स एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनमें कंपनी के डूबने का एक छोटा सा रिस्क भी है। ये सुनकर कई लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो वो चीज खरीदो जो कभी जीरो नहीं होती, सोना। हमारे बड़े बुजुर्ग तो इसी को असली निवेश मानते थे। इस पर रिसर्च क्या कहती है? जब हमने सोने पर रिसर्च पढ़ी तो एक बात साफ निकल कर आई कि एक्सपर्ट्स इसे वेल्थ बनाने का जरिया नहीं मानते। अच्छा। इसकी कोई आंतरिक बिजनेस वैल्यू नहीं है, ये कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। सोना एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित तिजोरी। जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, युद्ध या आर्थिक मंदी का डर होता है, तो लोग सुरक्षा के लिए सोने की तरफ भागते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन ये तर्क थोड़ा कमजोर लगता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सोने ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। हमारे माता पिता ने जो सोना 20-30 साल पहले खरीदा था, उसकी कीमत आज कई गुना बढ़ गई है। आपका सवाल जायज है और इसका जवाब भारत के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। सोने ने रुपये में अच्छे रिटर्न दिए। इसका एक बड़ा कारण डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार कमजोर होना भी है। हम सोना डॉलर में खरीदते हैं। ओह अच्छा, ये एंगल तो सोचा ही नहीं। तो अगर सोना अपनी जगह स्थिर भी रहे लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले 5% गिर जाए तो भी हमें रुपये में 5% का रिटर्न मिल जाएगा। सही बात है। इसके उलट जब आप किसी भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप सीधे सीधे भारत की ग्रोथ पर दाव लगा रहे होते हैं। आप HDFC, रिलायंस, जो TCS जैसी कंपनियों में हिस्सेदार बनते हैं जो असल में प्रोडक्ट्स बना रही हैं, सेवाएं दे रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं। तो अगर किसी को भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है तो इक्विटी एक ज्यादा लॉजिकल विकल्प है। सोना ग्लोबल डर पर एक दाव है, इक्विटी भारत के भरोसे पर। ये बहुत ही साफ तरीके से समझाया गया। तो अगर भारत की ग्रोथ पर दाव लगाना है तो इक्विटी बेहतर है। लेकिन भारत में वेल्थ का एक और पारंपरिक सिंबल है, जमीन और जायदाद, स्टॉक्स बनाम रियल एस्टेट। इस पर तो घंटों बहस हो सकती है। और इस पर हमारे स्रोतों का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल और डेटा पर आधारित है, खासकर रिटेल निवेशकों के लिए। रियल एस्टेट की कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, ये बहुत ज्यादा इलिक्विड है, मतलब आप इसे रातों रात बेचकर पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, ये तो है। एक प्लॉट का फ्लैट बेचने में महीनों यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं। दूसरी, इसमें बहुत ज्यादा पैसा एक साथ ब्लॉक हो जाता है। आप 5,000 रुपए की जमीन नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए। और बाहरी रिस्क भी बहुत हैं, जैसे किसी ने आपकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया या हाँ, बिल्कुल। रिसर्च में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा था। एक निवेशक ने नोएडा में एक प्लॉट खरीदा और 5 साल बाद पता चला कि वो जमीन किसी कानूनी पचड़े में फंस गई है। अरे बाप रे। अब 10 साल हो गए हैं, पैसा वहीं का वहीं फंसा हुआ है। ये इलिक्विडिटी का असल मतलब है। वहीं स्टॉक्स के फायदे देखें, ये बेहद लिक्विड है, आप मिनटों में खरीद बेच सकते हैं।
आप 500 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और आसानी से 20-30 अलग-अलग कंपनियों में पैसा लगाकर अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन क्या स्रोत इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में आपको लेवरेज का जबरदस्त फायदा मिलता है? आप 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो स्टॉक्स में मुमकिन नहीं है। इस पर क्या राय है? ये एक बेहतरीन पॉइंट है और इसे भी कवर किया गया है। लेवरेज दो-धारी तलवार है ना? अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी तो आपका रिटर्न कई गुना हो जाता है, लेकिन अगर कीमत गिरी या आपको ईएमआई भरने में दिक्कत आई तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। निचोड़ ये है कि रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए, ताकि आप अलग अलग प्रॉपर्टीज में निवेश करके रिस्क को मैनेज कर सकें। सही है। एक छोटे निवेशक के लिए जिसने अपनी सारी जमा पूंजी एक ही प्लॉट या फ्लैट में लगा दी, ये बहुत जोखिम भरा सौदा हो सकता है। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद हर नौकरी करने वाला इंसान सोचता है। क्या एक सैलरी पाने वाले व्यक्ति के लिए अमीर बनना, यानी सच में फाइनेंशियली फ्री होना संभव है? और अगर हाँ, तो वो जादुई आंकड़ा क्या है? कितना पैसा चाहिए कि फिर काम करने की जरूरत ना पड़े? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इसका एक दिलचस्प रास्ता जो हमारे भारतीय संदर्भ में काफी मायने रखता है, वो है तेज ग्रोथ वाले स्टार्टअप्स में शुरुआती दिनों में जुड़ना। अच्छा। जहां ईसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान से असाधारण वेल्थ बन सकती है। ये अमेरिका की सिलिकॉन वैली का मॉडल है जो अब भारत में भी काम कर रहा है। जहां तक फायर नंबर की बात है, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, भारत में ये आंकड़ा लगभग 10 करोड़ रुपए बताया गया है। साथ में आपका अपना घर जिस पर कोई लोन न हो। 10 करोड़? एक मिनट, ये आंकड़ा तो सुनने में ही डरावना है। मुझे लगा था 2-3 करोड़ में काम हो जाएगा। स्रोत इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? मतलब महीने के 8 लाख रुपए का खर्च, ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये आंकड़ा एक आरामदायक बिना किसी समझौते वाली जिंदगी के लिए है। इसका गणित समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर आपके पास 10 करोड़ का एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और आप उससे बहुत कंजर्वेटिव तरीके से साल का 10% रिटर्न भी निकालते हैं, तो ये साल का 1 करोड़ रुपए बनता है। ओके, 1 करोड़ यानी महीने के लगभग 8.33 लाख रुपए, वो भी टैक्स से पहले। अब इस 10% रिटर्न को लेकर भी बहस हो सकती है, लेकिन एक अच्छे इक्विटी डेट मिक्स के साथ लंबी अवधि में ये संभव माना जाता है। इतने पैसे में आप एक बड़े मेट्रो शहर में भी बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने वेल्थ बनाने के रास्ते में आने वाले हर पड़ाव को देखा। इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि वेल्थ बनाना किसी एक जादुई निवेश या एक हॉट स्टॉक टिप के बारे में नहीं है। ये सही आदतों और एक ठोस रणनीति का नतीजा है। बिल्कुल। सबसे पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पर जोर देना, फिर निवेश की दुनिया में कदम रखने से पहले फ्रीडम फ्रेमवर्क यानी इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का सुरक्षा कवच तैयार करना। इसके बाद अलग अलग निवेश के विकल्पों, चाहे वो बॉन्ड्स हों, इक्विटी हों या रियल एस्टेट, उनके रिस्क और रिटर्न को ठंडे दिमाग से समझना। और सबसे जरूरी छोटी शुरुआत करके सीखने और बाजार में टिके रहने की आदत डालना। और अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटें कि पैसा भारत में ज्यादा बनता है या अमेरिका में, तो इस पूरी बातचीत से मुझे ये समझ आया कि अमेरिका का बाजार भले ही बड़ा और स्थिर हो, लेकिन भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में ग्रोथ का हिस्सा बनकर सही तरीके से इक्विटी में निवेश करके या किसी सफल स्टार्टअप का हिस्सा बनकर असाधारण वेल्थ बनाने की गुंजाइश कहीं ज्यादा है। हाँ, यहाँ रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ आप अर्थव्यवस्था के साथ साथ खुद भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इस बातचीत में एक बात बार बार सामने आई। निवेश एक खेल की तरह है जिसे छोटे दांव लगाकर सीखा जा सकता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। क्या स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में पैसा लगाने से भी पहले असली और सबसे बड़ा निवेश अपने करियर और अपनी स्किल्स पर दांव लगाना है, जहां शायद रिटर्न मिलने की संभावना और उसका साइज किसी भी दूसरे निवेश से कहीं ज्यादा हो सकता है?